ओके जी, शुरू करते हैं। ब्रेक से पहले जी हम लोगों ने ISIS पढ़ा है और उसको पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में और मल्टी एक्सेस नेटवर्क दोनों पे कॉन्फ़िगर करके देख लिया है। PSNP और CSNP का जो रोल है वो भी हमने समझने की कोशिश की है। अच्छा जी, इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि आज के बाद आपको जिंदगी में दोबारा कभी ISIS से वास्ता ना पड़े, क्योंकि मैंने आपको इसकी वजह बता दी हुई है। आपको एंटरप्राइज नेटवर्क्स में तो ये बिल्कुल भी चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपका इससे वास्ता पड़ा तो सिर्फ ISPs हो सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर में भी याद रखिएगा, ज्यादातर इस वक्त दुनिया में OSPF ही चल रहा है। बहुत कम ISPs ऐसे हैं जिनमें पार्शली आपको ISIS कहीं चलता हुआ नजर आएगा, ज्यादातर वो भी नहीं। ठीक है जी, तो ISIS की इंप्लीमेंटेशन बड़ी महदूद है, सर्विस प्रोवाइडर्स की हद तक है। वो भी ऐसा नहीं है कि दुनिया के हर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में ISIS ही चल रहा है, ज्यादातर OSPF चल रहा है। ठीक है जी, लेकिन इस बात का चांस है कि किसी ISP में पार्शली आपको कहीं ना कहीं ISIS चलता हुआ नजर आ रहा हो, तो जहां चल रहा है वहां पे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और इस बात को आप ये ज़हन में रखें और यकीन कर लें कि जिस दिन आप ISIS का इंटरव्यू आपका कोई होता है और आप सर्विस प्रोवाइडर में जाते हैं, तो उस दिन आपको ISIS याद नहीं होगा। ठीक है जी, यानी आपने देखा ही हमें चीजें भूल जाती हैं। हमने एक प्रोटोकॉल ऐसा है जिसको 2 महीने लगा के पढ़ा है, उसकी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है चांसेस इस बात के हैं कि आपको भूल सकता है। उसका तरीकाकार यही है, जब आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो, आप किसी सर्विस प्रोवाइडर में जा रहे हैं, तो आप उस वक्त ISIS के अपने नोट्स निकाल के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, ये जो अभी मैंने CSNP और PSNP के हवाले से आपको बताया, मैं उसे एक दफा जरा दोबारा से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। शायद मेरे से ये चीज प्रॉपर्ली हाईलाइट नहीं हो सकी। मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, फिर उसके बाद BGP शुरू करते हैं। ये आपका मल्टी एक्सेस नेटवर्क, ठीक है जी, जिसमें आपके 4 राउटर थे। उनमें से एक को आपने कहा था ये बन जाएगा DIS। बाकी आपके राउटर नॉर्मल लेवल 1 या लेवल 2 IS होंगे। ठीक है जी, जैसे कि होते हैं, आपको पता है। अच्छा, अब इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क में मैंने आपको DIS का रोल क्या बताया है कि इसका काम है हर 10 सेकंड के बाद CSNP भेजना। ठीक है जी, ये लेट से राउटर A, ये राउटर B जो कि DIS है यहाँ पे, ये राउटर C और ये राउटर D। ठीक है जी, राउटर A अपना LSP एडवर्टाइज करता है। जाहिर अगर लेवल 1 चल रहा तो लेवल 1 LSP होगा, तो लेवल 1 LSP इसने भेजा, वो मल्टीकास्ट होगा, सबके पास जाएगा, सबके पास, क्योंकि सारे ही आपको पता है इसमें एडजेसेंट होते हैं। तो LSP सबके पास जाएगा जिनमें DIS भी शामिल होगा। DIS की भी डेटाबेस अपडेट हो जाएगी और वो CSNP में जो उसके पास अभी डेटाबेस है वो बताएगा सबको कि मेरे पास ये LSP मौजूद है। सारे जो इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क के राउटर हैं वो अपनी डेटाबेस को, लिंक स्टेट डेटाबेस को, LSDB इसको कहते हैं, अपनी लिंक स्टेट डेटाबेस को DIS के भेजे हुए CSNP के साथ कंपेयर करेंगे। जिसका नतीजा ये निकलेगा, वो देखेंगे जी कि जो CSNP में है कंप्लीट सीक्वेंस नंबर PDU में है, क्या हमारे पास भी वही सब कुछ है? अगर तो सब कुछ है तो ठीक है। तो एक तरह की ये क्या हो जाती है, एक्नॉलेजमेंट के जो, और उसमें A को भी तसल्ली हो जाएगी जब DIS की तरफ से क्या आएगा, A को, भाई CSNP तो सबके पास जा रहा है 8-10 सेकंड के बाद, उनमें A भी शामिल है जिसने एक्चुअल में LSP भेजा था। तो A जब उसके CSNP में अपना भेजा हुआ LSP देखेगा, वो कहेगा चलो शुक्र है, जो मैंने भेजा था वो मिल गया है। ठीक है, ये तो हम एक पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं कि जो भेजा था वो सबको मिल गया और आपको CSNP में जो है वो क्या आ गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई। ठीक है, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि A ने LSP भेजा, तो A का LSP स्विच पे पहुंचने से पहले या स्विच तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे बाकियों तक किसी भी वजह से फ्लड नहीं हो सका, किसी के पास नहीं गया। A ने भेजा था लेकिन बाकियों में किसी तक भी पहुंच नहीं सका। जाहिर है उनमें DIS भी शामिल है, उनमें DIS भी।
तो DIS ने तो हर 10 सेकंड बाद CSNP भेजना है, इसने अब क्या भेजा, CSNP जो सबके पास आया, जिसमें A भी था। A को अपना LSP उसमें नजर, तो A को बड़ी फिक्र हुई कि मेरा LSP नहीं पहुंचा, इसका मतलब है मैंने तो भेजा था, बाकियों को मिला नहीं। इस पे A क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। A अपना LSP उस वक्त तक रीट्रांसमिट करता रहेगा जब तक कि CSNP में उसको अपना नाम नजर, अपना LSP भेजा हुआ नजर ना आ जाए। एक सिनेरियो ये है, उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि A ने LSP भेजा, वो सबके पास चला गया, C के पास नहीं गया। A का LSP C के पास नहीं गया, बाकी सबके पास चला गया। अब क्या होगा, B ने क्या करना है, 10 सेकंड बाद CSNP भेजना है। वो CSNP A को मिलेगा, ये बड़ा खुश, मेरा भेजा हुआ LSP मिल गया सबको, वो तो ये सोचेगा सबको मिल गया। D देखेगा, वो कहेगा अच्छा डी एक ये जो CSNP है मेरी डेटाबेस में वही सब कुछ है। लेकिन जब C देखेगा, वो कहेगा जी आपने जो CSNP इस वक्त मार्केट में चल रहा है, जो बाकी लोगों की लिंक स्टेट डेटा, इस पूरे मल्टी एक्सेस नेटवर्क की जो लिंक स्टेट डेटाबेस है, उसमें एक ऐसा LSP है जो A ने भेजा था, वो कहेगा मेरे पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो C कहेगा मुझे एक ऐसा LSP यहां नजर आ रहा है जो मेरे पास नहीं है। इस पे अब C क्या करेगा, C भेजेगा PSNP, वो उस LSP के लिए रिक्वेस्ट करेगा। अच्छा, ये वाला वो पॉइंट है जिसके लिए मैं आपको ये दोबारा से इसको रिवाइज करा रहा हूं। देखिए, जो मिसिंग LSP है ना, वो C के अलावा बाकी सबके पास है। वो किसके पास है जी, इसके अलावा सब, बाकी सबके पास है, ठीक है जी। और इसने जो PSNP भेजना है, डेफिनेटली भेजना तो वो उसने लेवल 1 चल रहा, तो लेवल 1 PSNP होगा, वो तो मल्टीकास्ट ही होता है, सबके पास जाएगा। तो ये PSNP सबके पास जाएगा, ये PSNP सबके पास जाएगा। अब क्या सारे ही इसको जवाब देंगे, क्योंकि सबके पास वो वाला PSNP है, वो वाला LSP है, मानते? C के अलावा वो वाला LSP बाकी सबके पास है, और PSNP भी सबके पास चला गया। क्या सारे जवाब देंगे? सारे जवाब नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी DIS की है, ये जिम्मेदारी DIS की है। DIS अब वो वाला जो मिसिंग LSP था वो भेजेगा, वो मिसिंग LSP जो है वो DIS भेजेगा, ठीक है जी। सारे नहीं भेजेंगे, वो मिसिंग LSP DIS सबके पास भेजेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा था, इसमें मुझे लगा कि कंफ्यूजन है थोड़ी सी, तो मैं इसको रिवाइज करा दूं, ठीक है। ले जनाब, अब हम रेडी हैं BGP पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलें जी, BGP के सफर का आगाज करते हैं। ये भी एक लंबा सफर है, लेकिन उतना लंबा नहीं है आपके लिए जितना कि OSPF वाला था। ये हमारा सफर बेसिकली OSPF ने ही आसान किया है। OSPF ने हमारी जो बेसिक्स हैं वो बहुत तगड़ी कर दी है हर हवाले से, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, लूप अवॉइडेंस, राउट समराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने OSPF के बहाने से ही सीख ली। अब वो सारा कुछ आपको पता है, BGP में भी है, RIP में भी होता है, EIGRP में भी ये चीजें हैं, ठीक है। तो चले जी, BGP शुरू करते हैं, और BGP को उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह हम किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल को पढ़ते हैं। एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ते हुए आप लोगों को डर खौफ नहीं होना चाहिए। अब आपको बेसिक तारुफ तो पता है अब हम कैसे कराते होते हैं। वो हमने 9 से 10 सवाल बनाए हुए हैं ना, वो हमने RIP से भी पूछे थे, वो OSPF से भी पूछे थे, वो ISI से भी पूछे, तो सबने हमें उसका जवाब दिया। तो BGP भी खामोश थोड़ी रहेगा, वो भी बोलेगा। और वो 10 सवाल हमारे BGP से भी हैं। आपने एक पैटर्न नोट किया होगा, मैंने जब भी कोई प्रोटोकॉल पढ़ाना शुरू किया तो शुरू में मैं उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं, उसके बाद वो 9-10 सवाल होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अगर उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है तो हम उसको डिस्कस कर लिया करते हैं। कोई उसके अंदर अपडेट्स खास तरह की हैं, कोई पैकेट टाइप्स हैं, कोई PDO टाइप्स हैं, कोई स्टेट्स हैं अलग से, तो हम उन्हें डिस्कस अलग से कर लिया करते हैं, ठीक है जी। कोई एरिया का कॉन्सेप्ट को खास है वो अलग से डिस्कस हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है तो बात वहां पे मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। और फिर हम उसकी लैब्स कर लेते हैं। लैब्स में अगर कोई मुश्किल सिनेरियो है तो उसको भी अलग से देख लिया जाता है, ठीक है। यही तरीका तकरीबन BGP के ऊपर भी हमारा अप्लाई होगा। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह BGP का जो एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन है
वो हम अच्छे से मुकम्मल कर लेंगे और इस हिस्से में से काफी सारे सवालात हमारे से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल जी हमारी हेडिंग होगी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं जी, बड़ा मजे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, तो देखते हैं। और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपको पता हो तो फिर बंदा बीजीपी को खुले दिल से कबूल भी कर लेता है और समझ भी लेता है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल बीजीपी। नहीं, बीजीपी की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ठीक है, जिस तरह चलो वो आया होता हसन, तो हम वो जरा करीब था, अब आप दोस्त हैं, ठीक है, उबैदुद्दीन और उसके साथ आप, फिर इस तरह काम खराब हो जाएगा। दो बैद इकट्ठे हो जाएंगे तो मिसाल देने में मुश्किल पेश आएगी। आप बुरहान, उबैद और बुरहान ये कर लेते हैं, ये दोनों बात, ये गलत है, ये सही बात है, ये नहीं, बुरहान और मुजम्मिल, वो भी आ गया है। ठीक है, बुरहान और मुजम्मिल का फैसला हो चुका है। ठीक है जी, हमारे सामने दो दोस्त बैठे हुए, एक बुरहान और एक मुजम्मिल। ये दोनों जब किसी महफिल में बैठते होंगे, लेट से कहीं खाना शाना खाने चले गए हैं, ठीक है जी, तो या कहीं को शॉपिंग करने चले गए हैं, कोई सेमिनार अटेंड करने चले गए, या क्लास पढ़ने बैठे हुए, तो गपशप तो आपको पता चलती रहती है, क्लास में भी गपशप हो जाती है। तो कहीं बैठे हुए टेबल पे, ठीक है, खाना वाना भी चल रहा साथ, तो इनके दरमियान आपस में किस किस टॉपिक पे गुफ्तगू होती होगी, क्या बातें करते होंगे आपस में? आप क्या बातें करते होंगे? वो कह रहे हम बता भी नहीं सकते, ऐसा ही है क्या? आप कुछ बता सकते? वर्ल्ड कप के ऊपर तबसरा हो रहा होगा, बहुत बुरा हुआ, नहीं यार ये ऐसे, ये सही नहीं खेला इन्होंने, ठीक है, ऐसे बैटिंग थोड़ी करते हैं वाला। फिर हिसाब लगा रहे होंगे, वो हार जाए और वो हार जाए और वो उससे हार जाए और हम ऐसे जीत जाए तो शायद आगे पहुंच, इस तरह की बातें हो रही होती है। बहुत सारी बातों में से ये टॉपिक भी हमारा होगा। ठीक है जी। इसी तरह 1989 का वाकया है, 1989 IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, उनका 12वां सालाना इजलास, 12th कॉन्फ्रेंस, 12वीं कॉन्फ्रेंस थी उनकी, वो हो रही थी। ठीक है जी, IEEE की 12th कॉन्फ्रेंस थी, 1989 की बात है। ठीक है जी, दो दोस्त इन्हीं की तरह के टेबल पे बैठे हुए थे। ठीक है ना, हम उनकी शक्ल जरूर देखना चाहेंगे कि वो कौन थे। वो निकालते हैं जी भी, वो दोस्त कौन से थे। यहां पे आपको कहीं बीजीपी नजर आ रहा होगा, आ गया, और वो अब आपको दो दोस्त दिखाता हूं। ओए होए होए, क्या बात। जहां तक मेरे इल्म में है, ये दोनों अभी तक हयात हैं। ठीक है, और ये तस्वीर भी इसका मतलब है फिर ज्यादा पुरानी नहीं होगी। ठीक है जी, लेकिन अगर ये दुनिया से रुखसत भी हो गए, क्या हुआ? मैं भी खुश होना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? अच्छा 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 अच्छा, ये एक और तस्वीर भी ना इनमें से एक भाई की यहाँ पे लगा देते हैं। नहीं ऐसी बातें नहीं करनी। ठीक है, ये ना आपको अब इस तस्वीर से लग रहा होगा कि ये यही वाला बंदा है, लेकिन ये लेफ्ट वाला है। ठीक है जी, ये इस कार्ड की बड़ी अहमियत है, आप की ख्वाहिश होगी कि आपको ये वाला कार्ड मिले। ये कौन सा मैं बताता हूँ। शादी का कार्ड नहीं है, ऐसे हो जाते हैं, हाँ, वो पहले और वो बाद में ऊपर। ठीक है जी, अच्छा जी, ये जो लेफ्ट वाले जनाब है, इनका नाम तो आपने देख ही लिया होगा। ठीक है जी, किर्क लोफीद। ठीक है, लाफ होता ना, लोफीद। ठीक है, ये इसकी एक प्रोनाउंसिएशन, नाम में क्या रखा है, तो किर्क लोफीद जो है वो ये लेफ्ट वाले जनाब है। और राइट वाले जो है उनका नाम भी कोई इतना सीधा साधा नहीं है, वो मैं यहां लिख देता हूं जी, याकोव रेक्टर। वो हमारे नाम सुन के सोचते हुए ये कोई नाम है वाला। ठीक है जी, तो उनके नाम ये थे। ये दो लोग थे जी, बैठे हुए थे, 12वीं कॉन्फ्रेंस थी IETF की, 1989। खाने की मेज थी उस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है जी,
खाना पीना चल रहा था, ठीक है जी। और इन दोनों को अचानक ख्याल, बड़े परेशान, इनकी अपनी परेशानी थी, ये सोच रहे थे यार देखो ये इंटरनेट बड़ा इस वक्त ग्रो कर रहा है, मुख्तलिफ ऑटोनोमस सिस्टम्स अब इसमें बन गए, और हर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर स्टैटिक राउटिंग भी हो जाती है और डायनामिक भी। और डायनामिक राउटिंग के लिए देखो बड़ा काम हो रहा है दुनिया में इस वक्त, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं। आईजीआरपी सिस्को ने बना दिया है, 1985 में आईजीआरपी बन चुका था, ये जरा दौर ज़हन में रखना है, 1989 में बैठे हुए थे दोनों, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी देखो 1985 में सिस्को ने आईजीआरपी बना दिया, 1988 में रिप बन गया, रिप का वर्जन 1, और बाकी प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो ओएसपीएफ आईएसआईएस भी मौजूद था, आईएसआईएस भी मौजूद था, और बाकी प्रोटोकॉल्स के ऊपर उस वक्त आर&डी चल रही थी, जाहिर है वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में अभी सामने तो नहीं आए थे, वो आपको पता है 91 92 इन सालों में आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो कितना काम हो रहा है विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग के लिए, और हमारे इंटरनेट की शक्ल अब बढ़ती जा रही है, इंटरनेट फैलता जा रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इन ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान भी तो अब राउटिंग एक चैलेंज है ना। तो अभी तो वो कहते थे जी स्टैटिक राउटिंग या आप डिफॉल्ट राउटिंग करा लें एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे, जो आपके ऑटोनोमस सिस्टम में नहीं है उसके लिए दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम की तरफ डिफॉल्ट रूट डाल दो, यही तरीका है स्टैटिकली, आप ऐसे कर लें। तो उन्होंने कहा यार इसका भी कोई प्रॉपर ना डायनामिक सोल्यूशन होना चाहिए पूरे इंटरनेट की राउटिंग, यानी उन्होंने कहा यार दुनिया एक ऑटोनोमस सिस्टम की राउटिंग का सोच रही है, पूरे इंटरनेट की राउटिंग के बारे में कौन सोचेगा। पूरे इंटरनेट से क्या मुराद है, तमाम ऑटोनोमस सिस्टम्स और उनके दरमियान की राउटिंग। तो उन्होंने कहा यार इस पे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं आया, किसी ने कोई काम ही नहीं किया, और ये तो हमारी जरूरत है। इंटरनेट की राउटिंग कैसे की जाए, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान राउटिंग कैसे की जाए, ये वहां बैठ के दोनों ये बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ यार फिर कुछ सोचते हैं, दोनों ने उधर ही बैठ के सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा यार आइडियाज तो बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इनको लिख लेना चाहिए, आइडियाज बड़े अच्छे आ रहे हैं, इनको कहीं लिख लेना चाहिए। दाएं बाएं देखा कागज ही नहीं मिल रहा था, खाने की मेज पे बैठे हुए थे, टेबल नैपकिन पड़े हुए थे सामने, मुबैना तौर पे उन पे केचप के दाग भी लगे हुए थे। ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, सब कुछ लिखा लिखाया मौजूद है, ठीक है। मैं, आप कहेंगे आप लगता वहीं पर थे, मैं दुनिया में तो था लेकिन वहां नहीं था, उनसे मैं काफी दूर था। ये वाकया गालिबन यूएसए का है, यूएसए की किसी रियासत में वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जरा यहाँ तो नहीं ना होनी थी, ठीक है। बहरहाल जी वहां पे मुबैना तौर पे दो केचप के दाग लगे हुए, 2 अदद नैपकिन, टेबल नैपकिन वहां पे पड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी वही लाओ, टेबल नैपकिन समझते हैं ना आप, रुमाल, ठीक है ठीक है, हाँ नहीं वो हाथ साफ करने के लिए प्राइमरीली नहीं होते, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कॉलर पे भी नहीं लगाना चाहिए, उनको अपनी टांगों पे रखना चाहिए, ठीक है जी। तो बहरहाल जी वो नैपकिन थे, इससे साबित होता है खा पी चुके थे वो उस वक्त तक, जाहिर है वरना साफ सुथरे पड़े होते, उस पर तो दाग लगे हुए थे केचप के। तो उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा इसी पे लिखना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने जी उन 2 नैपकिन के ऊपर पूरे का पूरा बीजीपी का जो एल्गोरिदम था, जो आज भी वही चल रहा है, वहीं बैठे बैठे लिख दिया था। हम सोचते हैं कि वर्ल्ड कप कैसा जा रहा है, या और बड़ी बात, हमारी बातें भी बड़ी अहम अपनी जगह, वो ठीक है, लेकिन वो दोनों ये सोच रहे थे, ठीक है जी। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि हमने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, ये तो तारीख बदल देगा, तो जल्दी से जो है ना वो इसको किसी कागज पे भी लिख दिया जाए। फिर उन्होंने रुमाल से, जाहिर है रुमाल उनके अपने तो थे नहीं, वो उठा के तो नहीं लेके जा सकते थे, फिर उन्होंने कागज पकड़े, कागज उन्होंने 3 पकड़े, क्योंकि जो 2 रुमालों पे काम किया था वो 3 कागजों पे फिर उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, उसको लिख दिया वहां पे। अब उस वजह से ना अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं, ठीक है, अगर हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो आपको ज्यादातर इस प्रोटोकॉल का एक नाम लिखा हुआ नजर आता है, इसको 2 नैपकिन प्रोटोकॉल भी कहते हैं जी। हाँ देखा ना जी, 2 नैपकिन प्रोटोकॉल है, ये 2 नैपकिन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। लेकिन कागज चूंकि 3 थे तो अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई कि ये 3 नैपकिन प्रोटोकॉल है, तो कुछ जगहों पे 2 नैपकिन और कुछ जगहों पे इसे 3 नैपकिन प्रोटोकॉल लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए पहले ये वजाहत कर दी थी, लेकिन असल कहानी ये है, नैपकिन 2 थे, कागज 3 थे। तो ये 2 नैपकिन, मेरे पास सिस्को का न्यूज लेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर इसको 2 नैपकिन प्रोटोकॉल ही कहा गया है।
तो 2 नैपकिन्स प्रोटोकॉल। अच्छा, वो नैपकिन्स की तस्वीरें नहीं है, उन कागजों की तस्वीरें मौजूद हैं, और वो सिस्को ने अपने आज भी दफातर के अंदर लगाया होता है। ये वो कागज था जी जिस पे उन्होंने बीजीपी का एल्गोरिदम, ये नैपकिन्स की तस्वीरें नहीं है, ये उन कागजों की तस्वीरें जिन पे उन्होंने नैपकिन से देख के सारा अपना काम यहां पे नोट किया। आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि उन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे समझ आ रही है, और अब से कुछ दिनों के बाद कुछ लेक्चर आपको भी समझ आ जाएगा। आप कहेंगे अच्छा ये वो स्टेट्स हैं बीजेपी की, अच्छा ये यहाँ पे वो पैकेट टाइप लिखे हुए थे उन्होंने, ठीक है जी, तो आपको भी ये समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और ये इतना शानदार काम था कि 1989 में ही ये स्टैंडर्डाइज भी हो गया, और जो चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है, आपको याद है मैंने बताया था उसके लिए क्या होता है, एक आरएफसी बन जाती है। तो इसके लिए जी एक आरएफसी बन गई जिसका नंबर था आरएफसी 1105, आरएफसी 1105, ठीक है जी। 1989 में ये तारीखी काम हो गया था, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या हुआ, स्टैंडर्डाइज कर लिया, लेकिन उस वक्त के जितने भी वेंडर्स थे, बड़े बड़े वेंडर्स, उनमें सबसे बड़ा नाम तो बिलाशुबा सिस्को का ही आता था। इस कम से कम डोमेन में, डेटा कम्युनिकेशन की डोमेन में सबसे बड़ा वेंडर जो था वो उस वक्त सिस्को ही था, ठीक है जी। लेकिन जो वेंडर्स है उनका एतमाद बीजीपी पे बहाल नहीं हुआ, उन्होंने इसे एडॉप्ट नहीं किया। 1989 का स्टैंडर्डाइज हुआ प्रोटोकॉल, ठीक है जी, 1995 में जाके कमर्शियली इस्तेमाल होना शुरू हुआ है। 6 साल लगे इसे मार्केट में वेंडर्स का एतमाद जीतने में, उनको समझने में, उनकी सपोर्ट देने में, ठीक है जी। तो 1995 में जाके बीजीपी जो है वो सिस्को ने और दूसरे वेंडर्स ने, ठीक है, यहां पे मैं आपको बता दूं कुछ डॉक्यूमेंट्स में 1994 है और ज्यादातर में 1995। हम अगर सिस्को की किसी किताब का रेफरेंस लेके चलें तो वहां पे तारीख 1995 है। जाहिर है वही बात है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और जब वो खत्मी शक्ल इख्तियार करता है तो वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है जी। तो ये 1995 सिस्को के डॉक्यूमेंट के मुताबिक इट इज 1995। आपको पता ना जी, हमने इस काम के लिए एक तस्वीर संभाल के रखी हुई है जिसे मैं हर राउटिंग के लेक्चर में इस्तेमाल कर लिया करता हूं, ठीक है। तो ये राउटिंग वाला फोल्डर है मेरे पास जहां पे हमने ये लिखा हुआ है, यहां पे आप देखें तो ये बीजीपी है जी 1995। अब ये भी सोचने की बात है कि फिर 1995 तो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आमतौर पे फिजिक्स वगैरह में, मैथ्स में देखे तो 200 साल पुरानी चीजें होती हैं। 1995 को तो खैर इतना भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग पैदा हो गए होंगे या उसके भी बाद हुए में। अच्छा, बहुत छोटे हैं फिर तो, ठीक है जी। अच्छा, तो बहरहाल तो 1995 में जाके, तो अब ये इनमें आता, उससे पहले फिर क्या होता था, उससे पहले राउटिंग कैसे होती थी, ऐसा ही है ना जी। 1995 से पहले फिर राउटिंग कैसे हुआ करती थी डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान, क्योंकि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम तो मौजूद थे, फिर उनके डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम तो बनते थे, तो उनमें फिर राउटिंग कैसे करवाते थे, ठीक है। एक तरीका तो वही आप स्टैटिक राउटिंग करा लें, ठीक है, और अगर डायनामिक राउटिंग करानी होती थी तो फिर क्या तरीकाकार हो सकता था, आप उससे थोड़ा थोड़ा वाकिफ हैं, आप भूल गए, मैंने ये भी आपको एक दिन बताया था, वो दिन पता है कौन सा, मैं दिन याद कराता हूं। ओएसपीओ में एक प्रोसेस आईडी होती है, याद है, कहां से कहां तक होती है, 1 से लेकर 65,535 तक ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी, 1 से लेकर 65,535 तक। ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी की अहमियत क्या है, क्यों यूज होती है, क्या करते हैं मुझे, आज भी जिक्र हुआ था आज भी। एक राउटर का ताल्लुक अगर दो अलग ऑटोनोमस सिस्टम से हो, यानी बॉर्डर राउटर हो, एक ही राउटर दो ऑटोनोमस सिस्टम्स का बॉर्डर हो, तो इन दैट केस उनकी डेटाबेसेस को एक दूसरे से आइसोलेट रखने के लिए, और अगर दोनों तरफ ओएसपीएफ ही आपने चलाना है दोनों ऑटोनोमस सिस्टम्स में, तो ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी ही वो नंबर है जो उन दोनों को एक दूसरे से क्या रखती है, आइसोलेट रखती है। एक कॉमन बॉर्डर राउटर पे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को एक दूसरे से
आइसोलेट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है जी? ओएसपीएफ की प्रोसेस आईडी। आपको शायद याद हो कि उस दिन मैंने पेज पे दरमियान में एक लाइन लगाई थी और दो अलग अलग केस स्टडीज आपको बताई थी। एक तरफ मैंने कहा था कि दो ऑटोनोमस सिस्टम इस तरह से हैं कि उनके बॉर्डर अलग हैं, उनके दरमियान मैंने कहा था हम बीजीपी चलाते हैं, और अगर बॉर्डर कॉमन हो जाए तो फिर बीजीपी नहीं चलता, दोनों प्रोटोकॉल्स एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है जी, यानी तस्वीर कुछ यूं बना करती थी, बल्कि मैं आपको एक वाकई ये हकीकतन जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो कुछ ऐसा है। एक जमाना था कि जो आईएसपी है ना, आईएसपी कस्टमर को कहता था कि जनाब आपने अगर ऑटोनोमस सिस्टम, अपने ऑटोनोमस सिस्टम को कनेक्ट कराना है मेरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ, तो आप सबसे पहले मेरे नेटवर्क में आके जो राउटर आपके लिए इस्तेमाल होगा ना, जिसको हम प्रोवाइडर एज राउटर आज जिस नाम से जानते हैं, तो आईएसपी कहता था ये राउटर आप खरीद के लाके देंगे और आप खुद आके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लिए। यानी हम आईएसपी की प्रेमिसेस में जाते थे, अपना राउटर हम वहां पे कॉन्फ़िगर करके हम इंस्टॉल करते थे, कॉन्फ़िगर करके आते थे, और कॉन्फ़िगरेशन भी हम खुद करते थे। ठीक है जी। फिर अगला स्टेप ये आया, दुनिया में मॉड्यूलर राउटर बनने शुरू हो गए। ये वही जरूरत इजाद की माँ होती है ना, हमने सुना है, तो जरूरत के तहत चीजें बनती गई। दुनिया में मॉड्यूलर राउटर बने, ये कॉन्सेप्ट बड़ा महंगा पड़ता था लोगों को। ठीक है जी, तो मॉड्यूलर राउटर आए। फिर क्या हुआ, सिस्को ने कहा जी राउटर की चेसी मेरी होगी, कार्ड आपका होगा। कार्ड, जिस तरह के कार्ड की आपको जरूरत है वो कार्ड आके आप खुद लगाएंगे और उस कार्ड को आप खुद कॉन्फ़िगर करेंगे। ये सिलसिला शुरू हुआ। कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने कार्ड की खुद करनी है। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, इंटरनेट बढ़ता गया। ठीक है जी, मैंने तो अपनी आंखों से वो पूरा दौर देखा हुआ है जिसमें यहाँ पे इंटरनेट था ही नहीं, फिर इंटरनेट आया, कम था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आज शक्ल आपके सामने। आज आईएसपी के होते हैं सैकड़ों हजारों की तादाद में कस्टमर्स, आप लाखों भी कह सकते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। लाखों की तादाद में कस्टमर, करोड़ों की तादाद में कस्टमर्स होते हैं आईएसपी के, बिल्कुल है ऐसा। ठीक है जी। अब क्या होगा, अगर हर कस्टमर या हर कोई एंटरप्राइज नेटवर्क वाला, कितनी ढेर सारी एंटरप्राइजेस होंगी, ढेर सारे बैंक्स होंगे, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, ठीक है, सारों की अगर ये प्रैक्टिस हो गया, वो अपना कार्ड या अपना राउटर आईएसपी के दफ्तर में जाके खुद उन्होंने इंस्टॉल करना हो, तो सोचें क्या शक्ल बनी होगी। आईएसपी के दफ्तर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, पूरा उनका जो डेटा सेंटर है अंदर वो लोगों से भरा होगा, शोर डला होगा अंदर, लड़े होंगे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स आपस में, एक रैक होगा उसमें राउटर लगे होंगे ढेर सारे। ठीक है जी, और एडमिनिस्ट्रेटर से खचाखच भरा होगा वो कमरा, पुराना एडमिनिस्ट्रेटर बाहर निकलेगा तो फिर अगले जाएंगे। ठीक है, और कस्टमर जब लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे तो अंदर लाखों करोड़ राउटर कौन रखेगा इतनी जगह, उसके लिए तो जगह भी फिर बहुत ज्यादा चाहिए होगी। आईएसपी ने देखा और उन्होंने कहा ये काम नहीं चल सकता भाई। उन्होंने कहा कस्टमर को अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, निकलो यहां से, फारिग बाहर, तुमने यहां नहीं आना आज के बाद। उसने कहा ये जो राउटर है ना, ये जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेरे प्रेमिसेस में लग रहा है जो कुछ भी, वो मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होगा आज के बाद, उसकी इन्वेस्टमेंट मैं खुद करूंगा, पैसे मैं तुम्हारे से निकलवा लूंगा, उसकी तुम टेंशन ना लो, हर महीने तुम्हें बिल देना पड़ेगा, पैसे मैं पूरे तुम्हारे से कर लूं। और साथ उसको फायदा था ना, अगर आईएसपी ने एक इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे आगे हजारों लाखों कस्टमर भी तो नजर आ रहे हैं, तो पैसे पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उस दौर में पैसे कहां से पूरे करने थे उसने, जब कस्टमर ही गिनती के थे। ठीक है, तो उस वक्त तो बनता था कि भाई अपने पैसे खुद ही लगाओ। उसने कहा जी तुम निकलो यहां से, ये मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क खुद मैं बनाऊंगा, इस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, क्योंकि मेरे कस्टमर बहुत सारे होंगे, तो लिहाजा जो रेवेन्यू आज से मुझे मिलेगा उससे मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे और मैं मुनाफा भी कमा लूंगा। फिर कस्टमर को बाहर किया। ठीक है जी, और उसके बाद फिर अगला स्टेप ये हुआ, कस्टमर तो बाहर हो गया, कस्टमर जो कॉन्फ़िगरेशन है ना कस्टमर की, वो आईएसपी ने फिर कहा जी अब ये अपने साइड की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी जो कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड है वो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं क्या करूंगा खुद। फिर एक चलते 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 एक दौर ये आया कि यहां पे जनाब लेट से अंदर चल रहा था आईएसपी के नेटवर्क में, अपने ऑटोनोमस सिस्टम में आईएसआईएस या ओएसपीएफ, सर्विस प्रोवाइडर के अपने ऑटोनोमस सिस्टम में क्या चल रहा था, आईएसआईएस या ओएसपीएफ। दूसरी तरफ अब कस्टमर, आपका ये कस्टमर नेटवर्क है सारा, ये कस्टमर का ऑटोनोमस सिस्टम है।
यहां से लेकर यहां तक, ठीक है जी, ये सारा कस्टमर का नेटवर्क है। ये जो बाउंड्री है ये सारी कस्टमर की है, ठीक है। और यहां पे जो राउटिंग पॉलिसी होती थी वो भी कस्टमर की होती थी सिस्टम में। और इन दोनों डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स की आपस में राउटिंग के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, रेपको और इधर आईएसआईएस को या ओएसपीएफ को एक दूसरे में रिडिस्ट्रीब्यूट। यहां बीजीपी की कोई जरूरत नहीं थी, यहां बीजीपी की कोई जरूरत नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप चेंज आती गई, हम यहां तक पहुंचे। फिर ये देखा गया कस्टमर्स तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, राउटर का हर इंटरफेस जो है वो अब एक अलग-अलग कस्टमर के साथ, और हर कस्टमर की अपनी रंग बिरंगी पॉलिसीज है। अब यहां पे भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ही बैठा हुआ है ना आईएसपी में, जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर रहा है। उसे क्या करना पड़ता था, कस्टमर के राउटिंग प्रोटोकॉल को अपने प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट, और अपने प्रोटोकॉल को उसके प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट, और इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट के एक कस्टमर की राउटिंग अपडेट दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। राउट मैप्स भी लगाने पड़ते थे, फिल्टर भी लगाने पड़ते थे। तो कस्टमर्स अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसमें गलतियां भी होंगी और इसमें इस राउटर के रिसोर्सेज भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सर्विस प्रोवाइडर ने आखिरी फैसला सुनाया, उन्होंने कहा अपना आईजीपीयू भी उठाओ, यहां से निकलो बाहर, मुकम्मल तौर पे बाहर। पहले उस कस्टमर को निकाला फिजिकली, उसने कहा मैं अपना इन्वेस्टमेंट खुद करूंगा, अपने राउटर खुद, अब तुम कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी नहीं आओगे आज के बाद, बाहर निकलो, मैं जो तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं खुद कर दूंगा। फिर उसने कहा अगला स्टेप ये हुआ, कस्टमर का आईजीपी सर्विस प्रोवाइडर के राउटर के इंटरफेस तक कॉन्फ़िगर होता था, आखिरी मरहले में सर्विस प्रोवाइडर ने कहा इसको भी उठाओ, यहां से निकलो, तुम्हारा आईजीपी भी आज के बाद मेरे ऑटोनोमस सिस्टम में कॉन्फ़िगर नहीं होगा। सर्विस प्रोवाइडर ने कहा मैं अपने बॉर्डर राउटर्स के ऊपर क्या चलाने लगा हूं, 1995 आ चुका था, 1995 आ चुका। सिस्को ने और जितने बड़े वेंडर्स थे उन्होंने बीजीपी की सपोर्ट देनी शुरू कर दी थी। बीजीपी अब कॉन्फ़िगरेबल था। उन्होंने कहा जी अब एक ऐसा प्रोटोकॉल आ गया है जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान राउटिंग करवा सकता है। तो आईएसपी ने क्या कहा, मैंने अपने बॉर्डर पे क्या चला दिया, बीजीपी। आईएसपी ने कहा मेरे विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम तो मेरा आईजीपी चल रहा है, वो ओएसपीएफ हो सकता है, वो आईएसआईएस हो सकता है, बट मैंने अपने बॉर्डर राउटर के ऊपर क्या चला लिया, बीजीपी। तो आईएसपी कहता है किसी ने मेरे साथ राउटिंग करनी है अगर किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में, तो वो भी क्या करे, वो भी सिर्फ अपने बॉर्डर राउटर के ऊपर बीजीपी चलाए, और हमारे बॉर्डर राउटर्स के दरमियान क्या कॉन्फ़िगर होगा, बीजीपी कॉन्फ़िगर होगा। हमारे बॉर्डर राउटर्स के दरमियान, यानी दो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, बीजीपी। और कस्टमर का जो आईजीपी है वो उसके अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर तक महदूद रहेगा। कस्टमर का आईजीपी कस्टमर के ऑटोनोमस सिस्टम तक रहेगा, आईएसपी का आईजीपी आईएसपी तक महदूद रहेगा, और दोनों डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, सिर्फ बीजीपी। इसका फायदा क्या हुआ है, आप जरा आईएसपी का जो बॉर्डर राउटर है और कस्टमर का भी जो बॉर्डर राउटर है उस पे अब कितने प्रोटोकॉल चल रहे हैं, टोटल 2। इंटरनल कौन सा है, आईएसआईएस या ओएसपीएफ, और एक्सटर्नल के लिए सिर्फ बीजीपी। उस आईएसपी के अगर 1000 कस्टमर भी है ना, तो उन 1000 के साथ कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होगा, बीजीपी, ओनली बीजीपी। इसके लिए भी बीजीपी, दूसरे कस्टमर के साथ भी बीजीपी, तीसरे कस्टमर के साथ भी बीजीपी, जितने भी अब कस्टमर्स हैं सबके दरमियान बीजीपी। अब आप कहेंगे सर एक कस्टमर से राउटिंग अपडेट बीजीपी लेके आएगा तो दूसरे से भी लाएगा, तीसरे से भी लाएगा, तो उनको आपस में आइसोलेट तो रखना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल, वो जो आप राउटिंग पॉलिसीज की बात कर रहे थे वो तो अभी भी करनी पड़ेंगी, हाँ वो तो अभी भी करनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखिएगा बीजीपी अभी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, बीजीपी की बहुत सारी खुसूसियात हैं, बीजीपी की बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, बीजीपी की बहुत सारी खूबियां हैं, ठीक है। उन खूबियों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, पीबीआर, जितनी जबरदस्त तरीके से आप और आसानी के साथ बीजीपी में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जितनी ऑप्शंस पीबीआर की बीजीपी में है दुनिया के किसी और प्रोटोकॉल में नहीं है। बीजीपी की इस खुसूसियत की वजह से बीजीपी को बाकायदा तौर पे कहा जाता है बीजीपी इज ए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। बीजीपी एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, बीजीपी एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है।
तो ये जो हम राउट मैप बना, तो प्रीफिक्स लिस्ट बना, तो ACL बना, तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा, जिस तरह से हम करते हैं करना तो हम ही पड़ेगा, लेकिन BGP में ये काम काफी आसानी के साथ हो जाता है, इजी हो जाता है। तो टेक्निकली आपके बॉर्डर पे अब 2 ही प्रोटोकॉल हैं, अंदर के लिए एक और बाहर के लिए भी एक, BGP टोटल 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप चलाएंगे, ठीक है। और ये वो मॉडल है जो आज तक अब चल रहा है, ठीक है। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान अगर राउटिंग करानी हो तो वो आज भी फिर इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो ये जी, हाँ जी, BGP तो आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी सिर्फ BGP और आपके IGP के दरमियान बस, और ये नहीं है कि मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं, तो A को B में करना, तो B को C में करना, तो C को D में करना, कहीं लूप ही ना बन जाए। ये इस तरह की टेंशन जो है वो आपको यहाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ये जितनी गुफ्तगू मैंने अब तक की है ना, ये मैंने ना की होती और मैं कहता हूं BGP पढ़ते हैं, BGP को आपके दिल और दिमाग ने कबूल ही नहीं करना था, एक कश्मकश चलती रहनी थी, मैं क्यों BGP कॉन्फ़िगर करूं। तो ये इस गुफ्तगू को, अगर इस कहानी को आपने सुन लिया, जो कहानी शुरू कहां से हुई थी, कैचअप वाले नैपकिन से और इन 2 लोगों से। वैसे इन्होंने ना बैठ के आपस में बैठे होते हैं, ना इन्होंने गप्पे मारी होती, तो आज ये ना होता BGP, आज ना आप लाइनों में लगे होते ISP के बाहर, आप बना, हाँ शायद आप बना सकते थे, ठीक है जी, ये ना कुछ और ही बन जाए, ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये एक बड़ा जबरदस्त इन्होंने इंसानियत के लिए काम किया है, ठीक है जी। ओके जी, तो अब जो है, अब उस BGP को, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जान लेने के बाद अब BGP का जो टेक्निकल ओवरव्यू है उसको पढ़ना शुरू करते। कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? कार्ड रह गए जी, कार्ड बड़ी अहम चीज थी जी। ये जो जनाब थे जी, ये लेफ्ट साइड वाले किर्क लोफीद भाई, ठीक है जी, अंकल कहेंगे आप तो, ठीक है जी। इनकी एक सामने कार्ड पड़ा हुआ है जिसमें नंबर लिखा हुआ है 004, ठीक है जी। ये सिस्को के चौथे एम्प्लॉय थे, जो सिस्को नाम की कंपनी है, ये सिस्को के एम्प्लॉय थे, और एम्प्लॉय नंबर 4, एम्प्लॉय नंबर 4, ठीक है जी। बाकी पहले 3 कौन थे उनका मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन सिस्को के ये चौथे नंबर के मुलाजिम थे जी, जनरल। हाँ जी, जो साथ वाले अंकल हैं ये IBM से तशरीफ लाए थे, इनका ताल्लुक IBM से था, ठीक है जी। और ये जो किर्क हैं इनका ताल्लुक सिस्को से था। तो ये दोनों अलग अलग कंपनी से आए हुए थे, कुछ जिगरी यार भी नहीं थे जहां तक मेरा ख्याल है, वो आके बैठ के तारुफ नहीं करते लोग, अच्छा आप सिस्को से आए हैं जी, मैं IBM से हूँ, तो बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई, ठीक है। बाकी इनके क्या मरासिम थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदेशा यही है कि कुछ ऐसी कहानी हुई होगी, ठीक है। चलें जी आगे, अब BGP को अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। BGP शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें BGP के हवाले से मैं वाजे कर देना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ब्रेक से पहले भी आप लोगों को थोड़ा सा एक बात कह के डराया था, मैंने कहा था जी एक किताब यहाँ पे मैंने दी थी, ठीक है, उस किताब में बकायदा पहले चंद सफ़हात में जहाँ पे BGP लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ जी BGP अगर आपको मुश्किल लगता है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप ना चलाएं, हाथ ही ना डालें इस पे, ठीक है, ठीक। BGP एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोटोकॉल था और है आज भी। BGP एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोटोकॉल है, रिसोर्सेज तगड़े चाहिए BGP को चलाने के लिए, वो तो हमारे पास हैं, रिसोर्सेज की अब हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन BGP किसी भी दूसरे प्रोटोकॉल के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है, ज्यादा मेमोरी यूज करता है, ज्यादा बैंडविड्थ यूज करता है, ज्यादा प्रोसेसर यूज करता है। बकायदा आप लोग देखेंगे इसको GNS3 पे भी, वो लोग जिनके जरा रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है, ठीक है जी, टू द पॉइंट है, जरा प्रोसेसर भी पुराना है, मेमोरी भी कम है, ठीक है, और बाकी चीजें भी अटक अटक के चल रही होती हैं, GNS3 मसा मसा चल रहा होता है, अगर ऐसा है तो, ठीक है। उस पे जब आप BGP चलाएंगे तो बकायदा तौर पे आपका सिस्टम हैंग होगा, हो सकता है, और गर्म तो हो ही जाएगा, धुआं निकलेगा उसमें, आग नहीं लग जाएगी, लेकिन बकायदा आपको महसूस होगा, आवाजें आएंगी, लैपटॉप पंखे की आती है ना जब कोई रिसोर्स इंटेंसिव चीजें चल रही हो, ठीक है जी। और अगर आप टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो आपको CPU यूटिलाइजेशन ऊपर जाती हुई दिखेगी, ठीक है, फर्क पड़ेगा, यानी किसी के तगड़े रिसोर्सेज हैं तो उसको इतना फर्क नजर आ जाएगा, OSPF चला के अगर उसका CPU 2-3% पे जाता था, यहाँ पे फिर 5-10 तक चला जाएगा।
लेकिन अगर पहले ही आपका सीपीयू 50-60 पे पहुंचा होता था तो बीजीपी आपको ज्यादा महसूस होगा। ठीक है जी, ठीक। तो बहरहाल ये रिसोर्स इंटेंसिव भी है, पहली बात। दूसरा, बीजीपी को बहुत ज्यादा बदनाम मैं कहूंगा किया गया इस हवाले से कि ये मुश्किल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी मुश्किल है, इसको समझना भी मुश्किल है। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, ये किताबें कहती हैं इस बात, ये बात लोग कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं इससे इख्तलाफ करता हूं और आप लोग भी कर लेंगे अगले 2-3 दिन में, अगले 2 लेक्चर के अंदर। वो वजह मैं बताता हूं क्या है। हिस्ट्री पुरानी है ना इसके, असल में बीजीपी की। तो एक दौर था जब लोगों के पास, हर बंदे के पास आपकी तरह लैपटॉप नहीं होता था, GNS3 जैसे इमुलेटर हमारे पास नहीं थे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये होती थी कि जब हम कहीं जॉब करते थे और बिलखुसूस किसी आईएसपी में जॉब करते रहे, तब जाके बीजीपी का कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किसी बंदे को मिलता था। और उस वक्त तो ये भी डराया जाता था कि अगर आपने ये इस लेवल की सर्टिफिकेशन करनी है तो आपका 3-4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आज भी सीसीआई की सर्टिफिकेशन के लिए ये लाइन लिखी जरूर जाती है कि अगर आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये नहीं है कि अगर नहीं है तो आप दे नहीं सकते, इम्तिहान दे सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये बातें ना उस दौर से चल रही हैं जब लोगों के पास, हर बंदे के हाथ में लैपटॉप नहीं था, जब इस तरह के सिमुलेटर्स नहीं थे। अपॉर्चुनिटी मिलती सिर्फ तब थी बीजीपी चलाने की जब आप किसी लाइव नेटवर्क में जॉब कर रहे हैं, वहां जाके आप कुछ वेरीफाई कर लेते रहे, कोई कमांडे शमांडे देख लेते रहे। बीजीपी मुकम्मल तौर पे किताबी शक्ल में लोग पढ़ते थे। और अगर बीजीपी सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा जाए तो इससे मुश्किल प्रोटोकॉल आपको फिर तो कोई नहीं लगे। ऐसी ऐसी हवाई बातें हैं, ये करने से ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो लोगों को बड़ा मुश्किल लगता था ये उसको। लेकिन आप लोगों को इसलिए मुश्किल नहीं लगेगा, इधर हमने जो कहना है अगले लम्हे उसे इंप्लीमेंट करके वेरीफाई भी कर लेना है। तो एक चीज जब आप अपनी आंखों से होती हुई देख लेते हैं तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहती। आप लोगों का डेफिनेटली रद्द अमल यही होगा, आप कहेंगे इतना तो कोई मुश्किल नहीं था जितना डराया हुआ था। तो आपको कतन कोई डरने की जरूरत नहीं, आप सब तो कहेंगे दुनिया का आसान तरीन प्रोटोकॉल है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कॉन्फ़िगर, ये सिर्फ आप कहेंगे, दुनिया नहीं कहती। आप लोग महान है, आप लोग कहेंगे समझ भी आराम से ही आ गया है और कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी तो नहीं है कि। लेकिन एक चीज है, वो तो मैं भी कहूंगा, किसी भी दूसरे प्रोटोकॉल के मुकाबले में बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, क्योंकि यहां पे हर काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आपको ही करवाना पड़ता है। बीजीपी वो करता है जो आप बीजीपी को करने के लिए कहते हैं। जैसे अब आप ओएसपी में देखें, नेबरशिप हुई थी ना, खुद ही हो गई थी ना, आपने लेजर से नहीं कहा कि तुम इसके नेबर बन जाओ, खुद हुई थी। बीजीपी में नेबरशिप होती है लेकिन खुद नहीं होती, आपको करानी पड़ती है। पहले नेबरशिप आप करवाएंगे कि ये तुम्हारा नेबर है, उसको कहेंगे ये तुम्हारा नेबर है, जैसे ओएसपीएफ का वर्चुअल लिंक बना था, याद है। फिर बिल्कुल उसी तरह बीजीपी में जो पीयरिंग है, जो नेबरशिप है, वो आपको मैन्युअली करानी पड़ती है। उसके बाद फिर राउटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, फिर आप नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं और नेटवर्क एडवर्टाइज होके नेबर तक जाते हैं। तो ये नहीं कहने का ये मतलब है हर काम चूंकि आपको ही कराना होता है। मैंने पॉलिसी की बात की, मैंने कहा बीजीपी में पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना आसान है लेकिन करनी आपको ही पड़ती है, कॉन्फ़िगर आप ही कराएंगे, ठीक है जी। तो काफी हद तक लोग कहते हैं तो फिर स्टैटिक जैसा हो गया। हाँ जी, है, एक तरह से है। जितनी मेहनत स्टैटिक राउटिंग के लिए आप कर रहे होते हैं उतनी तकरीबन आपको बीजीपी के लिए भी करनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन फायदे बहुत है, ऐसी ऐसी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर हो जाती हैं जो वैसे इंसान के लिए सोचना मुश्किल हो जाता है, यार मैं कैसे करूंगा इसको, मैं कितनी एसीएल बनाऊंगा, मैं कितनी प्रीफिक्स लिस्ट बनाऊंगा, मैं कहां कहां जाके रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड में कहां कहां राउट मैप लगाता फिरूं। बीजीपी में वो काम हो जरा कदरे आसानी से जाते हैं, ठीक है जी। तो अब आपने बीजीपी से डरना नहीं, ठीक है, आप लोगों को डर नहीं लगेगा। तो ये भी बड़ा मसला है, आज का बंदा बीजीपी पढ़ते हुए कहता है लगता है मैं कोई और बीजीपी पढ़ रहा हूं, ये गलत तो नहीं मैंने पढ़ लिया बीजीपी। लोग तो कह रहे थे बड़ा मुश्किल है, मुझे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप अब इसके लिए तैयार हैं जी? बिल्कुल तैयार है। आप कहेंगे हम तो किसी चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। प्रॉपर्टी नंबर 1 जी, सबसे पहले नंबर पे क्या पूछना है इससे, एल्गोरिदम क्या है, बीजीपी का एल्गोरिदम क्या है।
रिप का क्या था? डिस्टेंस वेक्टर। ओएसपीएफ का क्या था? आईएसआईएस का क्या था? वो भी लिंक स्टेट था। तो बीजीपी का जो एल्गोरिदम है, बीजीपी का जो एल्गोरिदम है, दैट इज कॉल्ड पाथ वेक्टर एल्गोरिदम। पाथ वेक्टर एल्गोरिदम, पाथ वेक्टर एल्गोरिदम। बीजीपी एक पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। पाथ वेक्टर से क्या मुराद है, ये अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो वजाहत हो जाएगी। बीजीपी एक पाथ वेक्टर एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम के लिए जो अशखास थे वो हमने देख लिए हैं पहले से। जो ये थे वो ये किया था बैठ के उन्होंने उस दिन, दोनों ने जी। बीजीपी उसी एल्गोरिदम की बेस पे बने, वो एल्गोरिदम भी इन्होंने बनाया था और बीजीपी भी उन्होंने बनाया था। पाथ वेक्टर एल्गोरिथम। अच्छा, इसके अलावा इसी स्टेप नंबर 1 पे एक और पॉइंट भी हम हमेशा डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल है तो लेयर कौन सी होगी, यहां पे फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेयर्स के मामले में आपको अक्सर जगहों पे बड़े सरप्राइज मिले हैं, जैसे ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी तो नेटवर्क लेयर के ही हैं, लेयर 3 प्रोटोकॉल हैं। लेकिन आईएसआईएस के बारे में पता लगा वो लेयर 2 का है, मैक की बेस पे फॉरवर्डिंग करती होती है उसमें। और रिप के बारे में क्या पता लगा था आपको? रिप तो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और यूडीपी बेस्ड है, ठीक है जी। यानी एक तरह की रियल टाइम एप्लीकेशन है। यूडीपी बेस्ड रियल टाइम ही होता है, रियल टाइम एप्लीकेशन है। और यूडीपी पोर्ट 520 यूज करता है, यूडीपी पोर्ट 520 पे बेस्ड है रिप, ठीक है। तो बीजीपी अब क्या है? बीजीपी जी रिप की तरह ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब एप्लीकेशन लेयर चाहे टीसीपी आईपी मॉडल के लिहाज से हो या ओएसआई, दोनों में सेम है, ठीक है जी। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, और अगर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे या तो टीसीपी बेस्ड होगा या यूडीपी बेस्ड होगा, तो ये टीसीपी बेस्ड है जी। और अगर टीसीपी बेस्ड है तो कोई ना कोई पोर्ट नंबर भी यूज करता होगा, इसका पोर्ट नंबर 179 है, टीसीपी पोर्ट नंबर 179। अगर एसीएल लगी हो और पूरा टीसीपी डिनाई हुआ हो तो वहां बीजीपी नहीं चल सकता। स्पेसिफिकली पोर्ट 179 को अगर डिनाई किया हो तो वहां पर भी बीजीपी चल नहीं सकता। तो टीसीपी पोर्ट 179 ओपन होनी चाहिए, अलाउड होनी चाहिए, परमिट होनी चाहिए, तब बीजीपी ठीक से काम करेगा, ठीक है जी। तो ये अच्छा, अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि एक एसीएल बनाएं जिसमें आपने बीजीपी को डिनाई करना है, तो एसीएल कैसे बनाएंगे आप? स्टैंडर्ड एसीएल बनेगी ना कि एक्सटेंडेड? एक्सटेंडेड। इधर से एक अजीब सी मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड, मिक्सर नहीं है, या एक्सटेंडेड होती है या स्टैंडर्ड होती है। तो अगर प्रोटोकॉल है, ठीक है जी, तो सोर्स और डेस्टिनेशन है तो एक्सटेंडेड एसीएल होगी, और बिलखुसूस प्रोटोकॉल भी है तो एक्सटेंडेड। तमाम सोर्सेज से तमाम डेस्टिनेशन के लिए भी किया जा सकता है, एनी के साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी स्पेसिफिक सोर्स से स्पेसिफिक आईपी के लिए भी डिनाई करना हो तो आप कर सकते हैं, वो आपको आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि एसीएल्स आपको अच्छे से याद होंगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि आपको चीजें भूल ही रही होंगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये टीसीपी बेस्ड हो गया। इसके अलावा तो हम और कोई बात नहीं करते ना। स्टेप नंबर 1 ये कुछ होता है। स्टेप 2 जी, नंबर 2 पे क्या होता है जी? बड़ा अरसे से इंतजार था कि कहीं ये भी लिखे, ईजीपी है कि आईजीपी है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है या एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। तो बीजीपी वो वाहिद प्रोटोकॉल है जो इस वक्त एक्सटीरियर गेटवे, बीजीपी इज एन ईजीपी, बीजीपी एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। बुनियादी तौर पे इसे डेवलप किया गया था डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स की राउटिंग के लिए, और इसको यूं भी कहा जाता है पूरे इंटरनेट की राउटिंग के लिए। पूरे इंटरनेट से क्या मुराद है? जिसमें तमाम ऑटोनोमस सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उनके दरमियान राउटिंग कराने के लिए बीजीपी को बनाया गया था, ठीक है जी। इंटरनेट की राउटिंग के लिए यह प्रोटोकॉल डेवलप हुआ था, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स की राउटिंग के लिए इसे बनाया गया था जी। नंबर 3 एडी वैल्यू। अभी हम इस बात को भी डिस्कस करते हैं
बीजीपी जब आप अब कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे, इसको पढ़ेंगे और फिर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपके सामने बीजीपी दो तरीकों से कॉन्फ़िगर होता हुआ नजर आएगा। प्राइमरीली बीजीपी जो है वो तो उसका जो फ्लेवर इंप्लीमेंट होता है या जो उसकी टाइप है उसको हम ई बीजीपी कहते हैं, एक्सटर्नल बीजीपी, एक्सटर्नल बीजीपी। और बीजीपी को कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका और है जिसकी बुनियाद पे एक नाम दिया गया इसको आई बीजीपी, ई बीजीपी और आई बीजीपी। आई बीजीपी इज फॉर इंटरनल, एक्सटर्नल बीजीपी और इंटरनल बीजीपी, एक्सटर्नल बीजीपी और इंटरनल बीजीपी। एक्सटर्नल बीजीपी वो बीजीपी है जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान चलता है, और ये असल वाला बीजीपी है जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया था। ठीक है जी, एक्चुअल बीजीपी यही है, जो वजह शोहरत है इसकी वो ई बीजीपी की वजह से ही है। तो बीजीपी को अगर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान चलाएंगे तो ई बीजीपी। लोगों ने, आप जैसे दानिश्वरों ने, जब बीजीपी को बड़े डिटेल से पढ़ा, उन्होंने जब इसकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के कमाल देखे तो इस हद तक इससे मुतासिर हो, इन्होंने कहा जनाब कि अगर ये बीजीपी हमें ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर चलाने की भी अगर इजाजत मिल जाए और अगर हम इसे विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम भी चला लें, तो ये जो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के एडवांटेजेस हैं बीजीपी के, वो हम अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जनाब दुनिया में बीजीपी को ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया गया और इसको नाम दिया गया आई बीजीपी। बीजीपी कोई अलग से नहीं बना था, बीजीपी वही है, बीजीपी इज बीजीपी। इसे कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके हैं, अगर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स के दरमियान कॉन्फ़िगर हो रहा होगा तो ई बीजीपी कहलाएगा, अगर विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम आप उसे कॉन्फ़िगर कर देंगे तो आई बीजीपी। विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम इसको चलाने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होती है, और वो है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, वो है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। मैं यहाँ पे ये पॉइंट वाजे कर दूं ताकि आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाए, आपको ये समझना जो है वो आपके लिए एक्सेप्ट करना इसको जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, कि ये आखिर चक्कर इसमें, ये मैं अभी आईबीजीपी की वकालत क्यों कर रहा हूं कि आप इसको ऑटोनोमस सिस्टम में भी चला सकते हैं। हालांकि ऑटोनोमस सिस्टम में पहले कम थे, रिप भी है, आईएसआईएस भी है, ईआईजीआरपी भी है, ओएसपी भी है, ये सारा कुछ होता आ रहा है अब तक, इतने कमाल प्रोटोकॉल है, तो उनके होते हुए आपको ये आईबीजीपी की जरूरत क्यों पेश आ गई। ठीक है जी, यहां पे अब एक सिनेरियो है, आप मुझे जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये राउटर ए, ये बी और ये सी, चलें एक डी भी लगा लेते हैं, और यहां पे एक राउटर ई लें जी, और यहां पे एक नेटवर्क है एक्स, ए से एक्स तक जाना है और रिप चल रहा है, ए से एक्स तक जाना है और रिप चल रहा है। ऊपर वाला रास्ता बेहतर है कि नीचे वाला? नीचे वाला। और ये रिप के मैट्रिक की वजह से ये फैसला हुआ है ना, ऊपर वाला रास्ता तो इस्तेमाल नहीं होगा ना, कोई ट्रैफिक ऊपर वाले रास्ते से नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे ओएसपीएफ भी होता तो इसकी कॉस्ट 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, तो ऊपर वाले रास्ते की कॉस्ट ज्यादा और नीचे वाले रास्ते की कॉस्ट कम, तो सारी ट्रैफिक कहां से जानी थी? ऊपर वाले रास्ते से नहीं जानी। अगर आईएसआईएस भी होता तो उधर हर लिंक की कॉस्ट 10 होती है, तो नीचे वाले रास्ते से ट्रैफिक जानी थी, ऊपर से नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर वाला रास्ता मुफ्त का है, ट्रैफिक नहीं ना जा रही, नहीं जा रही ना ऊपर से। आप कह रहे हैं वो तो रास्ता अच्छा ही नहीं है, लेकिन क्या ऊपर वाला रास्ता मुफ्त का है? नहीं, रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। अगर पैसे खर्च हो रहे हैं तो कोई तो फायदा होना चाहिए उनका। ठीक है जी, होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप देखिए इसका एक ड्रॉबैक भी है, अगर नीचे वाला रास्ता अच्छा तो सारी ट्रैफिक जो है वो नीचे से जाएगी ना, ऊपर से तो। अच्छा ये हमारे ना ये जो अब आईजीपीज हैं, इनके कुछ मसाइल हैं जिन पे पहले तो आपका ध्यान ही नहीं गया, अब अचानक जाएगा और आपको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा उन पे, आप कहेंगे शर्म आनी चाहिए थी इनको, ये क्या करते फिर रहे हैं। मिसाल देता हूं, एक दुकान, एक शोरूम है गाड़ियों का, एक शोरूम है वो 100 गाड़ियों का मालिक है, 100 गाड़ियां उसके पास। एक शोरूम है 50 गाड़ियों का मालिक है, वो एक 50 वाला और एक 100 वाला है। आपकी एक कंपनी है, तो बाहर से मेहमान आ रहे हैं, ठीक है जी, तो आपको गाड़ियां चाहिए, उसके लिए आपको गाड़ियां, ज्यादा सारी गाड़ियां चाहिए।
ठीक है, आप 100 वाले के पास जाएंगे या 50? 100 वाले के पास। आपको पता है उसके पास ज्यादा गाड़ियां, तो जितनी भी गाड़ियां चाहिए होगी आपको, तो आप उसी के पास जाएंगे, बड़ी दुकान के पास जाएंगे, ऊंची दुकान, फीका पकवान, तो आप उसी के पास जाएंगे। तो आप जाते हैं, तो वो आगे से कहता है जनाब बिल्कुल, मैं मेरे शोरूम में 100 गाड़ियां, मैं 100 गाड़ियों का मालिक हूं, लेकिन इस वक्त अवेलेबल गाड़ियां मेरे पास 10 है, बाकी गाड़ियां किराए पे गई हुई हैं, तो आपके लिए मेरे पास कितनी अवेलेबल है? 10। ठीक है जी। और इसी तरीके से वो आप छोटी दुकान पे अब जाएंगे, कहते हैं मैं 50 गाड़ियों का मालिक हूं, 40 मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है आपके लिए, 10 सिर्फ किराए पे, 40 अवेलेबल है। तो अवेलेबल किसके पास ज्यादा है? छोटी दुकान वाले के पास। लेकिन आप कभी भी उसके पास पहले, वही हाल यहां पे है, आप अवेलेबल रिसोर्सेज, अवेलेबल बैंडविड्थ वगैरह को तो कभी देखते नहीं है, आप तो टाइटल पे जाते हैं, इसकी कॉस्ट 30 निकल रही है भाई, यही अच्छा है, और सारा ही लोड वहां भेज देते हैं। जब सारा ही लोड वहां पे चला जाएगा तो नए आने वाले के लिए अवेलेबल बैंडविड्थ तो कम होती जाएगी ना, और ऊपर सारी बैंडविड्थ क्या पड़ी हुई है? खाली। बेशक ऊपर बैंडविड्थ कम होगी, बेशक उधर हॉप काउंट ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अवेलेबल बैंडविड्थ या अवेलेबल रिसोर्सेज ऊपर वाले रास्ते में आपके लिए ज्यादा है। लोड पड़ जाने के बाद, लोड बढ़ जाने के बाद ऊपर वाला रास्ता भी फिर इतना बुरा नहीं रह जाता। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एन मुमकिन है ऊपर आपको ज्यादा मिल रही हो, लेकिन कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल इस चीज पे तो फैसला कर ही नहीं रहा होता। वो तो दुकान के देखते थी 100 गाड़ियां, और यही सही है। वो कहता है उधर कॉस्ट कम है तो बैंडविड्थ ज्यादा है, वो गीगा इथरनेट है, उधर से ही जाओ, हम नहीं जाते फास्ट इथरनेट पे। अब गीगा इथरनेट के बाद चाहे अवेलेबल बैंडविड्थ आपके लिए 1 MBPS भी ना हो, लेकिन जाएंगे आप उधर ही। ये प्रॉब्लम हमारे तमाम आईजीपीस के साथ है, वो कभी भी इस दूसरे रास्ते को सिलेक्ट, एक सूरत में सिलेक्ट होता है, वो आपको पता है, अगर दोनों तरफ की कॉस्ट बराबर हो, दोनों तरफ के मेट्रिक बराबर हो, तब लोड बैलेंसिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है जी। अब अगर यहां होता बीजीपी, अच्छा अब ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है ना एक तरह की, आप क्या चाह रहे हैं? थोड़ी सी ट्रैफिक, ज्यादा ट्रैफिक नीचे से चली जाए, थोड़ी सी ट्रैफिक ऊपर से भी जाए, तो ये आपकी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है। आप पॉलिसी तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना जब वो प्रीफिक्स आपके टेबल में आ रहा हो। एक चीज आपके टेबल में ही नहीं आ रही, एक रास्ता आपके टेबल में ही कंसिडर नहीं हो रहा, तो ट्रैफिक वहां से कहां जानी? ठीक है जी। इसके बरक्स अगर बीजीपी होता, ठीक है जी, तो बीजीपी में ये काम करना बड़ा आसान है। बीजीपी के लिए ये दो पाथ है ना, बीजीपी के लिए ये दोनों रास्ते महज रास्ते हैं। बीजीपी आपको एडमिनिस्ट्रेटर को कहता है, तो कहते हैं एक्स पे जाना है, ये भी एक रास्ता है, ये भी ऊपर वाला भी एक रास्ता है, एक ऑप्शन नीचे वाली है, कहां से जाना है आप बताएं। मैंने आपको कहा था ना बीजीपी हर चीज घुमा फिरा के आपके सर पे डाल देता है। वो कहता है दो रास्ते हैं, वो कहता है मुझे भी नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे हैं, आपने इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है आप बताएं, जो कहेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा अब आप मुझे बताइए आईजीपी के रास्ते में, आईजीपी में वो आखिर क्या चीज है जो आपके रास्ते का की रुकावट बन रही थी दूसरे रास्ते को सिलेक्ट करने के लिए? ऊपर वाला रास्ता मैट्रिक ना, मैट्रिक रुकावट बनी है। हर आईजीपी में कोई ना कोई मैट्रिक होता है ना, मैट्रिक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। बीजीपी में मैट्रिक ही नहीं होता, बीजीपी में मैट्रिक ही नहीं होता। तो अब आप कहेंगे सर वो राउटिंग जहां तक हमें याद पड़ता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ को कहते हैं, तो बेस्ट पाथ का फैसला मैट्रिक से ही होता है ना। लेकिन और वो हर आईजीपी में वैसे ही होता है, स्टैटिक राउटिंग में भी हम करते हैं, लेकिन बीजीपी में तो मैट्रिक, अच्छा बल्कि याद आया, मैट्रिक स्टैटिक राउटिंग का भी नहीं होता था, कुछ याद आया? स्टैटिक राउटिंग हैज नो मैट्रिक, इसीलिए तो जो रास्ता आपने सेलेक्ट करना होता था आप कर लेते थे। आप कहते थे तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप ये, वो कहता ठीक है, आप कहते हैं तुम्हारा नेक्स्ट स्टॉप ये, वो कहता ठीक है। तो बीजीपी में भी मैट्रिक नहीं, बीजीपी हैज नो मैट्रिक, लिहाजा जिस रास्ते को आप कहेंगे इधर से चले जाओ कहेगा ठीक है, आप कहेंगे इधर से चले जाओ वो कहेगा ठीक है। लेकिन बीजीपी में ये काम कराने के लिए मैट्रिक तो यूज नहीं होता, लेकिन इसका मुतबादिल कुछ और तो होगा जी, बिल्कुल कुछ और है, उसको हम कहते हैं बीजीपी एट्रीब्यूट। ये मैट्रिक वाला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 5 होता है, मैट्रिक वाला पॉइंट
पॉइंट नंबर 5 होता है। अभी यहाँ पे चौथा रहता है पॉइंट, वो मैं बाद में लिखवा देता हूं, लेकिन चले जिसकी समझ आ गई है वो लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, बीजीपी हैज नो मेट्रिक। बीजीपी हैज नो मेट्रिक। बीजीपी हैज नो मेट्रिक। बीजीपी का कोई मेट्रिक नहीं है। बीजीपी में मेट्रिक की जगह एट्रीब्यूट्स होते हैं। बीजीपी में मेट्रिक की जगह एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात। बीजीपी में मेट्रिक नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, बीजीपी में बेस्ट पाथ का फैसला एट्रीब्यूट की बेस पे होता है, और एट्रीब्यूट कॉन्फ़िगर हम करते हैं। ये बात गलत है बिल्कुल। बीजीपी में सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट होती है, और एट्रीब्यूट की कॉन्फ़िगरेशन एडमिनिस्ट्रेटर करता है। इसका मतलब है जब हम बीजीपी पर, और बीजीपी में कोई एक एट्रीब्यूट नहीं है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट का लफ्ज थोड़ा सा तंग कर रहा होगा ना, मिसाल देके जब तक कोई चीज ना समझ आए, बताई ना जाए तो समझ नहीं आती। मैं मिसाल देता हूं। एट्रीब्यूट एक नंबर है। एट्रीब्यूट इज जस्ट नंबर। एट्रीब्यूट बिल्कुल वो बैंडविड्थ, डिले, इस टाइप की चीज नहीं है। ऐसा नंबर है जिसे आप कभी भी बड़ी आसानी के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नंबर है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मुझे बताएं, बैंडविड्थ क्या ऐसा नंबर है बस नंबर चेंज किया तो वो बढ़ जाएगी? पैसे खर्च करके बढ़ेगी। हॉप काउंट, भाई हॉप होगा तो आएगा ना, काउंट होगा, नहीं होगा तो नहीं काउंट होगा। डिले को फर्जी नंबर थोड़ी है, जितना है उतना है। लेकिन एट्रीब्यूट्स आर जस्ट नंबर्स, कॉन्फ़िगरेबल नंबर्स। बढ़ाना है बढ़ा दो, घटाना है घटा दो। बीजीपी के एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट मिसाल देके बताने लगा हूं, राउटर आईडी। राउटर आईडी बीजीपी का एक एट्रीब्यूट है। राउटर आईडी बीजीपी का एक, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट है। राउटर आईडी इज जस्ट अ नंबर। आईपी होता है ना, आईपी की शक्ल में हम लिखते हैं राउटर आईडी, याद है ना? राउटर आईडी आईपी होता है, ओएसपी में भी था, ठीक है जी। राउटर आईडी को, और आईपी लॉजिकल आईडी होती है, आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो बीजीपी का एक एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट बता रहा हूं। बीजीपी में नेबर होते हैं ना, नेबर, जिस तरह ओएसपी में नेबर होते हैं, बीजीपी मैंने आपको बताया इसमें भी नेबरशिप होती है। वो नेबर जिसकी राउटर आईडी छोटी है, वो नेबर जिसकी राउटर आईडी छोटी है, बीजीपी के लिए वो नेबर प्रेफर्ड नेबर होता है। बीजीपी पैकेट को वहां से भेजने को प्रेफरेंस देता है। इस तस्वीर को देखें आप, राउटर ए एक तरफ, और इसके नेबर कितने होंगे राउटर ए के? दो, बी और ई, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे सारी ट्रैफिक जो अब ए से एक्स की तरफ आपने भेजनी है, मैं कहता हूं जी इसकी राउटर आईडी 11.11.11.11 और नीचे वाले की 22.22.22.22 है। छोटी राउटर आईडी किसकी है? ऊपर वाली। सारी ट्रैफिक ऊपर से जाएगी, सारी ट्रैफिक ऊपर से जाएगी। आप कहते हैं नहीं मैंने ऊपर से नहीं नीचे से भेजना है, तो क्या होगा? आप राउटर आईडी चेंज कर दें, नीचे वाले की राउटर आईडी छोटी कर दें, ऊपर वाले की राउटर आईडी बढ़ा दें, ट्रैफिक नीचे से जाना शुरू हो जाएगी। आपकी मर्जी चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। तो बीजीपी के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इसी किस्म के नंबर्स हैं, और उनकी कोई डिपेंडेंसी ना तो बैंडविड्थ पे है, ना डिले पे है, ना हॉप काउंट पे है। यानी वो मैट्रिक की तरह की चीजें नहीं है। इसी तरह के आसान से कॉन्फ़िगरेबल नंबर्स हैं। जाहिर है हर एक में फर्क है, वो तो आप जब डिटेल से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो बीजीपी में असल जादू जो है वो बीजीपी के एट्रीब्यूट्स का है। बीजीपी का असल जादू बीजीपी के एट्रीब्यूट्स में है, ठीक है। और वही बात है कि आपने अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर क्या चलाया होता है? आईजीपी, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, रेप, ईआईजीआरपी। और कभी आपको अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ऐसी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ जाए जो आपके लिए कॉन्फ़िगर करना बड़ा मुश्किल हो या नामुमकिन हो, बीजीपी के लिए वो नामुमकिन नहीं होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप फिर क्या करते हैं? अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर भी बीजीपी चला लेते हैं, और वो बीजीपी क्या कहलाएगा? आईबीजीपी। वो बीजीपी क्या कहलाएगा?
एक और पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूं, वरना अक्सर लोग इसमें उलझे ही रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट आईबीजीपी के हवाले से उसकी वकालत करनी पड़ती है, बकायदा मुकदमा लड़ना पड़ता है आईबीजीपी के लिए, क्योंकि आपका दिल कबूल ही ना करता। आप कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर के लिए तो इतने आईजीपी होते हैं, वहां बीजीपी क्यों चलाना है? तो मैंने एक वजह समझाने की कोशिश की है कि अगर आप वहां बीजीपी चला लेंगे तो फायदा क्या होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट हो सकेगी। अब यहां पे एक चीज याद रखनी है आपने, हम आईबीजीपी को विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम, अमूमन ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कन्वर्जेंस परफॉर्म कराने के लिए नहीं चलाते। कन्वर्जेंस के लिए हम रिप चलाएंगे, ऑटोनोमस सिस्टम में कन्वर्जेंस के लिए रिप चलाएंगे, ओएसपीएफ चला लेंगे, आईएसआईएस चला लेंगे, या फिर ईआईजीआरपी चला लेंगे, वही चलाएंगे, वही कन्वर्जेंस उन्हीं से होगी। ठीक है जी। वो कौन से प्रीफिक्सेस हैं जिनके लिए आपको बहुत पॉलिसियां इंप्लीमेंट करनी पड़ जाएगी? आपने नोट किया, आप जब ओएसपी भी पढ़ रहे थे तो आपने ज्यादातर पॉलिसीज कौन से प्रीफिक्सेस के लिए कॉन्फ़िगर की थी? जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से रीडिस्ट्रीब्यूट होके आए हुए थे। आपने ज्यादातर पॉलिसीज उन्हीं के लिए डिफाइन की थी। और वैसे भी कोई किसी मुल्क में कोई माइग्रेट होके आए ना, इमिग्रेंट जो होते हैं, ज्यादा उन्हीं का ध्यान रखना पड़ता है। पाबंदियां पॉलिसियां उन्हीं के लिए बन रही होती है, ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते, ये फलां तरह की जॉब नहीं कर सकते, या फलां सूबे से बाहर नहीं जा सकते इतने साल तक, उन्हीं के लिए ज्यादा पॉलिसीज होती है। इन्होंने ये किया तो उन्हें डिपोर्ट कर देंगे, जहां से आए थे वापस जाए वहां पे, ऐसे ही है ना जी। तो ज्यादातर पॉलिसीज उन्हीं के लिए डिफाइन की जा रही होती है। तो यहां भी ऐसे ही है। बीजीपी में क्या होता है, आपने डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को कनेक्ट किया, दूसरे ऑटोनोमस, एक तो आपके अपने ऑटोनोमस सिस्टम्स के प्रीफिक्स हैं, उनके लिए क्या चलाया हुआ है, आईजीपी, रिप, ओएसपीएफ, और फिर वो प्रीफिक्स आते हैं जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आपके पास आ रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होके। अब पॉलिसी आपने उनके लिए कॉन्फ़िगर करनी है, और ऐसी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ गई है जो जरा आपको मुश्किल लग रही है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ उन चंद प्रीफिक्सेस के लिए आईबीजीपी चलाएंगे। आईबीजीपी किन प्रीफिक्सेस को हैंडल करने के लिए चला रहे हैं आप, जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आए हैं। उस ऑटोनोमस सिस्टम को कन्वर्ज करने के लिए आईबीजीपी नहीं चल रहा, उसके लिए तो रिप था, ओएसपीएफ था, आईएसआईएस, ईआईजीआरपी थे, और आज भी वही हैं, वही इस्तेमाल होंगे। आईबीजीपी सिर्फ किन प्रीफिक्सेस को हैंडल करने के लिए होता है, एक्सटर्नल वालों, जो दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं, जिन्हें टेक्निकली आप कह सकते हैं ईबीजीपी लेके आया है। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से आप प्रीफिक्स कौन लाया करेगा, ईबीजीपी। ईबीजीपी ने लाके कहां रख दिए, बॉर्डर पे। अब आपके पास अब दो ऑप्शन होंगी बॉर्डर राउटर पे, या तो उन्हें अपने आईजीपी के हवाले कर दें रीडिस्ट्रीब्यूट करके, बीजीपी से ओएसपीएफ के हवाले कर दें, लेकिन आपको लगता है कि ओएसपीएफ में मैं इनको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अंदर आईबीजीपी चला दें, और आईबीजीपी में आपको रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल तो एक ही है, बीजीपी इज बीजीपी। अगर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ तो हम उसको इंटरनल बीजीपी कहते हैं, और अगर बाहर कॉन्फ़िगर किया हुआ तो हम उसको ईबीजीपी कहते हैं। प्रोटोकॉल एक ही है, ये सिर्फ इसके कॉन्फ़िगरेशन के दो तरीके हैं, मोड्स हैं, टाइप्स हैं, ईबीजीपी एंड आईबीजीपी। आईबीजीपी की वजह समझ आई है जी। आईबीजीपी को हम अपने ऑटोनोमस सिस्टम में क्यों चलाते हैं, कन्वर्जेंस के लिए नहीं चलाते, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आते हैं उनको हैंडल करने के लिए, ताकि उनके लिए पॉलिसीज आसानी से डिफाइन की जा सके, मैनेज की जा सके। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। तो ईबीजीपी और आईबीजीपी का एडी वैल्यू लिखना था हमने, ठीक है जी। एडी वैल्यू जनाब इनका कुछ सिस्को में इस तरीके से है कि ईबीजीपी के लिए सिस्को में एडी वैल्यू 20 और आईबीजीपी के लिए 200, और ये 200 वाला एडी वैल्यू इस चीज की तरफ इशारा भी कर रहा है कि ये जो है आप अपने ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर इसको चलाना कोई पसंदीदा अमल नहीं है, इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, कोई बड़ी मजबूरी की हालत में आप इसको चलाएंगे, और सिर्फ उन्हें हैंडल करने के लिए चलाएंगे जो एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस हैं, अपनों वालों के लिए तो चलाना भी नहीं है। अपने लोकल ऑटोनोमस सिस्टम के प्रीफिक्सेस के लिए ओएसपीएफ ही चलेगा, आईएसआईएस चलेगा, रिप चलेगा।
ठीक है जी। तो IBGP 200, EBGP 20, ठीक है। और 5वें नंबर पे हमने लिख लिया BGP का मैट्रिक होता ही नहीं है, बल्कि BGP में एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। और यहां 5वें नंबर पे ये बात भी लिख लेते हैं कि BGP इज ए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। BGP एक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। BGP इज ए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहां मैं खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीक हम यहां से शुरू करेंगे। अच्छा, अभी जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले दौड़ना लगा दीजिएगा, ये सुनते